तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो आज हमारे साथ अकरम सर जुड़ चुके हैं और आज कुछ नए तरीके से इस वीडियो को बनाने की कोशिश की जा रही है और आप सभी के बीच हम लोग आ चुके हैं और डेली इसी तरह से आते रहेंगे। उम्मीद है कि आप लोग इसको लाइक करोगे। और आज हम लोग बात करेंगे, कुछ गुफ्तगू करेंगे दोस्तों बायजूस के बारे में। तो बायजूस कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, वो तो एक हिस्ट्री बन जाती है, लेकिन मैं चाहूंगा बीच बीच में मैं बताते रहूंगा कहाँ से शुरू हुआ था। लेकिन आजकल बायजूस न्यूज में क्यों है? हाँ, बायजूस न्यूज में क्यों है, बल्कि ये पूछिए कि पोस्ट पेंडेमिक या पेंडेमिक के दौर में एड टेक बूम आया है ना। जब एड टेक बूम आया तब we want everything at our doorstep, from food to any services to education to whatsoever। ठीक है। तो लोगों को परेशानी थी, सारे घर में बंद थे, और स्पेशली एजुकेशन इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू वेरी सेंसिटिव सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, दैट इज किड्स। वो सेंसिटिव इन द सेंस कि बहुत वीक होते हैं बच्चे, इन्फेक्शन उनको जल्दी असर कर जाता है बड़ों से ज्यादा। ठीक है। तो और बिलखुसूस उनके साथ जो उनके गार्जियन होते हैं वो ये कश्मकश में रहते हैं कि मेरे बच्चे की तबीयत ना खराब हो जाए, बीमार ना पड़ जाए, है ना। तो इसका फायदा एड टेक कंपनियों ने उठाया। तो उसमें बेशुमार कंपनी वजूद में आई। वेरी गुड। और कुछ कंपनी ऐसी थी जिनके पास कैपिटल बहुत हैवी था, या कोई बहुत बड़ा पीछे से एम्पायर उनको बैक कर रहा हो फाइनेंशियली। और कुछ कंपनियां ऐसी थी जो लोकलाइज्ड या रीजनल लेवल पर ही रही और आके खत्म हो गई। जैसे कि एक टीचर के क्लब के नाम पे कंपनी थी। अच्छा। कि सारे टीचर को एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर लाके खड़ा करेगी और सारे टीचर एट द कंफर्ट ऑफ देयर होम बच्चों को पढ़ा सकेंगे। ऐसी ऐसी कई बेशुमार कंपनियां आई और उन्होंने अपना पैर जमाना शुरू किया। और एक वेदांतु भी कंपनी थी। अच्छा, ऋतिक रोशन उसके ब्रांड एम्बेसडर थे। और व्हाइट हेड जूनियर भी थी एक, उसको भी खरीद कर लिया, अपने में मिला लिया। और अमेरिका की भी 4 कंपनियां थी, उसको भी अपने अंदर लिया, है ना। तो देखिए, कंक्लूजन ये है शाने भाई, और आपके सवाल का जवाब कि मजबूरी का फायदा उठाना, अच्छा, ये बहुत आम तौर की बात है। जैसे कि बुद्ध भी देख रहे थे अपने जमाने में कि लोगों के पास ज्ञान नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि अंतिम सत्ता क्या है, व्हाट इज अल्टीमेट ट्रूथ। और जो पुरोहित लोग जो हैं, सेगमेंट सोसाइटी के जो टॉप सेगमेंट पर कहलाते थे, तो पुरोहित लोग ने उसको अपना समझिए कि जरिया मौश बना लिया। अच्छा। हाँ। तो तुम इतना में दे दो, ये काम करवा देंगे, ये काम करवा देंगे, और लोगों को भगवान से वंचित कर दिया। अच्छा अच्छा। ठीक है। उसकी यहाँ पर उसको कहते हैं मजबूरी का या फायदा उठाना, मजबूरी का फायदा उठाना। वही एड टेक कंपनी ने किया। बच्चे घर में थे, माँ बाप परेशान थे, एड टेक ने बोला हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और 2020 और 21 में बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो मतलब 200% और पूंजीपतियों ने भी पैसा खूब लगाया, पूंजीपतियों में बहुत पैसा लगाया है इसका। पूंजीपतियों ने बहुत पैसा, इसलिए कि मतलब इतना पैसा लगाया कि जो एड टेक कंपनियों में पैसा लगाया 100% में 50% सिर्फ बायजूस में ही लगा दिया। जी। अब जैसे कि हमको याद आता है आईपीएल जब शुरू स्टार्ट हुआ था, तो वो मोदी, क्या नाम था, सुशील मोदी नहीं, सुशील मोदी नहीं, उसका नाम था जो लंदन में जाके बस गए। हाँ, जो लंदन, ललित मोदी और उनके एक दोस्त है विजय माल्या। इन दोनों ने एकदम अंधाधुन पैसा झोंका। अच्छा। ठीक है। हाँ। तो दोनों अलग अलग रीजन की वजह से अपने बर्बाद हो गए। तो यहाँ पर भी यही हुआ, बच्चों की परेशानी को लोगों ने फायदा उठाया, और कोई चीजें समझ में आए ना आए तो कुछ चीज समझ में आए या ना आए, बस अपना प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ द डे बेचना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मार्केटिंग में ये आती है शाने भाई कि कितना
वैल्यू आपका प्रोडक्ट ऐड कर रहा है। अगर आपको मार्केट में लीडर बनना है या सक्सेसफुल होना है या अपना पैर जमाना है, तो प्रोडक्ट शुड बी हाईली वैल्यूएबल। जी, तो शुरू में तो लगा कि बहुत वैल्यूएबल है, फिर बाद में जिस तरीके से मार्केट खुलना शुरू हुआ, धीरे धीरे लगा कि वो टैब बेच रहा है, चीट कर रहा है। जैसे टैब का जो कोर्स बेच रहा था, टैब का कोर्स बताइए, फिर लग रहा कि टैब बेच रहा है, इसके पास तो एजुकेशन का ए भी पता नहीं है इसको, तो धीरे धीरे। और एक चीज थी, आकाश जैसी कंपनी को अपने अंदर ले लिया, वही एक थोड़ा बहुत फायदा। जो कोलैब हुआ था ना, वो अभी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले हुआ, अपने पीक पे नहीं कोलैब किया, पीक पे कोलैब। हाँ, जब डाउनफॉल हुआ है तो अपने आप को बहती नैया को बचाने के लिए उसने कोलैब किया है आकाश के, और फायदा नहीं। और टैब खरीद के क्या होगा? लर्निंग को इजी बना रहे हैं, लर्निंग को इंटरेक्टिव बना रहे हैं, लर्निंग को 21st सेंचुरी रेलिवेंट बना रहे हैं। ठीक है, बनाइए, अच्छी बात है, लेकिन आप देखिए आपका प्रोडक्ट क्या वैल्यू ऐड कर रहा है बच्चों की लाइफ में। आप तो सिर्फ उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। पेरेंट्स का रिव्यू आने लगा ना कि जबरदस्ती हमसे पेरेंट्स ये कर, देखिए पेरेंट्स के लिए बोला जा रहा है, पेरेंट्स की भी गलती है। मैं ऐसे हाथ में, दोनों हाथ में पैसा लेके बाहर निकल जाऊंगा कि जो आए मेरे हाथ से पैसा ले ले, तो दुनिया तो आएगी ना। चलिए, काफी लोग देख रहे हैं, 20 लोग तक जुड़ चुके हैं जी लाइव में। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर कुछ सवाल है बायजूस से रिलेटेड, पीडब्ल्यू से रिलेटेड, या एजुकेशन से रिलेटेड, या इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड, तो आज हमारे साथ, जिस तरह से हम लोगों ने नया सेगमेंट शुरू किया है, माइक से अब आप लोगों के सामने आएंगे। ये कोई न्यूज चैनल नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इंटरेक्टिव चैनल है, और 21st सेंचुरी ऑफ एजुकेशन ऑफ बिहार है। ये न्यूज नहीं लिखा हुआ कहीं पे, आप देखना चाहेंगे तो ये पूरा देख सकते हैं। ये बड़ा इनोवेटिव चीज, हाँ, इनोवेटिव चीज है कि 21st सेंचुरी एजुकेशन ऑफ बिहार है। तो एजुकेशन में ही हम लोग हैं, हम लोग कहीं और नहीं जा रहे हैं। हम लोग आपको कुछ ज्ञान देने के लिए आए हैं, और आपको अच्छा लगे या आपसे कुछ रूबरू हो तो आप भी कुछ डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे आप इतने लोग, 20 लोग देख रहे हैं, तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। जी, तो वही कहना था कि पेरेंट्स क्यों बेवकूफ बन गए टैब लेने के लिए, पैसा लेने के लिए, और इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड in those days. Byju's is a matter of pride कि we have Byju's products. अच्छा, our children use Byju's products. So आप ही सोचिए, आपके बच्चे का स्कूल 7 बजे या 8 बजे सुबह का है, वो 6 बजे सुबह में उठ के तैयार हो रहा है, इतनी मुशक्कत झेल के 8 बजे बस स्टॉप पे जा रहा है, 7:30 पे, ठीक है, बस स्टॉप पे आप छोड़ने जा रहे हो, परेशानी है, फिर ट्रैफिक जैम, फिर समझिए कि 8 बजे तक उस क्लासरूम में पहुंचना, और फिर फर्स्ट पीरियड से फ्रस्ट्रेशन। तो उसका जो साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, या फिर उसकी जो साइकोलॉजिकल हालत है, स्टेट है, उसका जो साइकोलॉजिकल स्टेट, वो कितना फ्रैगमेंटेड हो गया, उसकी एनर्जी कितना फ्रैगमेंटेड हो गई, उसकी एनर्जी की जो तरंगे हैं वो कितनी टूट सी गई, ब्रेक हो गई ना। हाँ, तहस-नहस। अब वो पहले पीरियड से यही हाल है, और टीचर का और ज्यादातर स्कूलों को अभी भी देखा जाता है कि बस पे इतने डिपेंडेंट हैं कि एक स्कूल की 20-20, 40-40 बस गया जैसे शहरों में चल रही कुछ नहीं है। यानी बस का तो जो मुझे तो समझ में नहीं आता, 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा बस में इधर से उधर पे, वो तो बस का एक सवारी बन के रह गया है बच्चा, है ना। मुझे तो लगता है कि बस में आते जाते उसका दूर दूर का कोई लेना देना, दूर तक उसका कोई लेना देना नहीं है ना। तो वही कहा जाता है कि बस वहां गए, फिर फ्रस्ट्रेशन, 8 घंटे की फ्रस्ट्रेशन के बाद घर आया बच्चा, अब उसको रेस्ट चाहिए। अब आपने किया क्या? बच्चा रेस्ट नहीं लेगा, मोबाइल ले लेगा, गेम खेलते रहेगा, तो उसका आँख थक गया। खाना खा के अब उसको रेस्ट देना है, तो उसको आप कोचिंग भेज रहे हैं। क्या हुआ भाई? तो 6th क्लास से IIT की तैयारी हो रही, IIT के कंसेप्चुअल क्वेश्चन को सर ने डिस्कस करना है, तो डेली ट्यूशन जाना जरूरी है। बेकार की बात है। एट द एंड ऑफ द डे, जब रात में बच्चा सोने के लिए जाए, तो बच्चा तो खैर बच्चा है, लेकिन पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि उन्होंने बच्चे के माइंड को कितना यूज किया, कि दूसरे पर ही डिपेंड रखा। उस स्कूल में टीचर पे डिपेंड है, टीचर से नहीं आ रहा पूछ लो, जो स्कूल में नहीं पूछना है, टीचर से ज्यादा पूछेंगे तो वो ओवर रिएक्ट करेंगे, तो आप कोचिंग में पूछ लो, आप फिर कोचिंग से फ्रस्ट्रेट होके आके फिर खुद का दिमाग कितना लगेगा, दिन भर का थका हुआ दिमाग, कोई जरूरत नहीं है। खुद पे डिपेंड होना सीखें।
जब तक आप ये हाथ ऐसे रहेगा ना, ये हाथ ऐसे रहेगा, तो समझिए कि सेल्फ जो आपकी है ना, जो इनर सेल्फ है वो वीक रहेगी। अच्छा। हाँ, जब तक ये हाथ ऐसे जैसे एक छोटा सा बच्चा भी है तो दूसरे के सहारे से खड़ा नहीं बल्कि खुद के सहारे से होता है। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस। हाँ, बार बार गिर रहा फिर भी खड़ा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा कि हम जब बड़ा होंगे तब खड़ा होंगे। बच्चे के माइंड में कभी ऐसा नहीं है, रिस्क ले रहा है। जब बच्चा इतना छोटा पैदा हुआ आज वो रिस्क ले सकता है, तो हम लोग तो इतने बड़े बच्चे हो जाते हैं, 10 साल के, 12 साल के, 14, 16 साल के, रिस्क लेना हम लोग नहीं भूल जाते हैं। सीखते हैं लेकिन माँ बाप टीचर्स के हेल्प से उसको कम कर देते हैं। तो हमें क्या चाहिए कि हमें और ज्यादा रिस्क लेने वाला बनाना चाहिए। एक बच्चे से सीखना चाहिए कि छोटा बच्चा कोशिश कर रहा, गिर रहा, पड़ रहा, फिर भी चलने की कोशिश, बोलने की कोशिश कर रहा है ना। तो वही बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो हम लोग बात कर रहे थे बायजूस की। तो बायजूस का जो डाउनफॉल है 22 बिलियन डॉलर से अब आ गया है, मतलब 1% उसका निकाल दें, यानी 99% उसकी धन संपत्ति खत्म हो गई। और पूरे हिंदुस्तान में उसने जो चकाचौंध ऑफिसेज तो ये वो बना रखा था, पूरा बना रखा था, तो वो सब खत्म होके सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज के अनुसार, जो एक रिलेवेंट न्यूज है, जेन्युइन न्यूज है, अब सिर्फ और सिर्फ बेंगलोर में बच गया है। और बीच में इसने शुरू भी किया था ऐसा कुछ कि ऑफलाइन क्लासेस, जब ऑनलाइन से ऑफलाइन की तरफ लोग भागने लगे कोरोना के बाद, तो इसने खुद का ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू किया। लेकिन इसका चलेगा कैसे? इसके पास कुछ था नहीं, इसके पास ऑनलाइन में कुछ था नहीं, तो ऑफलाइन देने जा रहा था। तो ऑफलाइन कहां से चलेगा? ऑफलाइन ऑलरेडी बड़ी बड़ी टेक कंपनियां चल रही हैं, तो है ना, तो इसका चलेगा कहां? तो इसने क्या किया कि मार्केटिंग को ही अपना एक जरिया बना के रखा और उसकी वजह से 80% मार्केटिंग पे ही खर्चा करते चला गया और लोगों की सैलरी कम कर दी। यानी 1.5 लाख सैलरी देता था भाई, उसके बाद फिर 50,000 भी नहीं देने लायक। उसके बाद उसने सेल्समैन पे प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद सेल्समैन फ्रस्ट्रेट होकर के, कुछ ऐसा केस आया है जैसा कि मैं देख रहा था, एक सेल्समैन ने तो जबरदस्ती वीकली इन लोगों को कुछ रहता था तो 15,000 का खुद ही खरीद लिया वो, कि मेरे को बचना है इस नौकरी में। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं। और जबरदस्ती पेरेंट्स पे दबाव बनाना है ना। और कुछ ऐसे मतलब सेल्स बेचने का इन लोगों का जो नियम था कि ऐसे क्वेश्चन, पहले आसान क्वेश्चन पूछते थे और एक थोड़ा सा एकदम बहुत ही एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछते थे कि एक सर्किल में कितना पॉइंट हो सकता है, और उसमें कोई बच्चा बता नहीं पाता था। बताते थे कि देखिए आपका बच्चा कुछ नहीं बता पा रहा, तो पेरेंट्स के सामने ये करते थे। उसके बाद फिर बच्चे को सिखा देते थे एक वीडियोस दिखा करके, बायजूस, रविंद्र बायजूस की, कि ये देखिए एक सर्किल में इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकता है, और 2-4 वीडियो और दिखाते थे। और उसके बाद जब पूछते थे तो बच्चा बताने लगता था कुछ कुछ आंसर, तो बताते थे कि ये देखिए इससे अगर हम लोग काम करें इस तरह से बायजूस के टैब से और बायजूस के एप्लीकेशन से, तो हम लोग बच्चे को और तेज कर सकते हैं। पेरेंट्स तो है, इमोशनल इंटेलिजेंस उसके साथ जुड़ा हुआ और तुरंत पिघल जाता था। और पिघलने के बाद 50-60 हजार का कोर्स खरीद के दे दिया। ये प्रोसेस था जैसा कि मैं देख रहा था। हाँ, तो यही तो बात हो रही थी ना हम लोगों की, कि मजबूरी का फायदा उठाना। अगर आप खुल के बोलते ना, देखो अगर आप खुल के बोलते कि मैं आपके बच्चों की एकेडमिक लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहता हूं, लेकिन अब यहाँ से तो ऑनलाइन मार्केट डाउन हो गया। जब मार्केट खुल गई, स्कूल खुल गया, तो अब आप किस तरीके से चाहते हैं कि बायजूस आपके बच्चे को सपोर्ट करे या आपके बच्चे की एकेडमिक लाइफ में वैल्यू ऐड करे? तो ये सारी चीज अगर खुल के सवाल अपने आप से करते, अपनी टीम से करते, तो हो सकता था कि वो अपनी रेपुटेशन को बचा सकते थे। वो अपनी कंपनी को, जिस तरीके से आपने बताया 99% वैल्यूएशन खत्म हो ड्रॉप हो गया, तो बहुत कुछ हो सकता था। अभी भी एजुकेशन में जिस तरीके का स्ट्रेस है बच्चों में, जिस तरीके की बच्चों के अंदर वो अफरा तफरी है, क्योस है, एक फ्रस्ट्रेशन है, एक झिझक है बच्चे, मतलब हेजिटेशन तो इतने हैं बच्चों के अंदर। अभी हम लोग जाते हैं कहीं पे, कुछ बहुत बड़ा काम हो सकता है, वर्कशॉप वगैरह कर रहे हैं, तो कोई स्कूल, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल तक के बच्चे नहीं आ पाते हैं स्टेज पे। अब 2-4 बच्चों का तो हम लोग गिन नहीं सकते हैं, क्योंकि हम तो बच्चों की बात कर रहे हैं, सिर्फ बच्चे की, 2-4 बच्चे की तो बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो बहुत कमी है एजुकेशन में, और एजुकेशन में बहुत कमी, और छोटी छोटी चीजें बहुत कमी है। उस पे हम लोग काम कर सकते हैं और करना भी चाहते हैं, लेकिन ये सब एजुकेशन में जो ऑलरेडी बैठे हुए लोग हैं कुछ, वो करने दे नहीं रहे हैं हम लोगों को।
ये चैलेंजिंग है हमारे लिए कि हम लोग चाहते हैं कुछ करने के लिए, लेकिन उन लोग खुद में फंसा के रखे हुए हैं उस सिस्टम को कि उस सिस्टम से वो निकलने नहीं दे रहे हैं। वो उन्हें लग रहा है कि हम लोग इस मार्केट में बहुत हावी हो जाएंगे, ऐसे होंगे, तो वो तो होंगे आज ना कल। देखिए, रोक तो कोई सकता नहीं, रोक तो अगर नहीं सच्चाई सकता। है हाँ। तो बुद्ध ने कहा था ना हाँ। कि सूरज की रोशनी और सच छुप नहीं सकता है। छुप नहीं सकता है। तो वही बात है। आप मतलब कितना मतलब लोटा पानी निकालिएगा, समुंदर सूखेगा थोड़ी ना, वो समुंदर में पानी रहेगा। और मेन ये चीज है ना कि हम लोग बहुत ही क्रिटिकल बच्चों के इशू को अंडरस्टैंडिंग मिला, हमारी समझ है कि उनका दर्द क्या है, उनकी दर्द हमें पता है उनका दर्द क्या है। बच्चा समझ रहा है कि इस बंदे को पता चल गया है, और उस चीज को लोग इग्नोर कर दे रहे हैं। हम लोग तो बस यही कह रहे हैं कि 4 hour schooling is more than enough, and there is no extra tuition or extra assessment necessary. हम लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाने की ही जरूरत नहीं है। ऑल थिंग इज अबाउट ऑब्जर्वेशन लर्निंग की जरूरत है, बच्चों को सीखने की जरूरत है। वही ना, मैं वही सोच रहा था कि एक हम लोग कैंपेन प्लान करेंगे जिसमें जो सबसे क्लास का या स्कूल का जो सबसे वीक बच्चा होगा उसको उसके सामने खुद भी बैठेंगे। ये यूनिक प्रोसेस है। अभी तक सभी ने कैंपेन शुरू किया है। जो स्कूल के तेज बच्चे, हाँ, 2-4 बच्चे तेज होते हैं उनके लिए कैंपेन हुआ है। वीक के लिए अब वो भी इंटरेस्टिंग, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे वीक बच्चों का ग्रुप बनाएंगे, कोलैबोरेशन, उसमें मैं भी रहूंगा क्योंकि मैं भी तो अल्ट्रा वीक था। मतलब 45 आई गॉट 38% इन माय बोर्ड एग्जाम, 10th बोर्ड। और हाँ, वो मैं फेल हो गया था, मेरा रिजल्ट नहीं आया था क्योंकि मेरा मैथ में कंपार्टमेंट था 38 के बाद भी। और जब मैंने दोबारा अगस्त में एग्जाम दिया तो मेरा सितंबर में रिजल्ट आया, तो देन आई गॉट सम बिटवीन 40-42। ठीक है, तो मैं भी रहूंगा। उस टाइम में मेरे भाई लोग कजन तैयारी करते थे आईआईटी की, तो मैं देखो नहीं, तुम देख भी नहीं सकते हो। तुमको ये पता है कि परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, बेस किसको कहते हैं, हाइपोटेनस क्या होता है वो किसको कहते हैं। हम बोला नहीं पता, तो उन्होंने ऐसे करके बताया था कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है ना। तो हम लोग भाई यार नई चीज पता चली। तो हम लोग ये कैंपेन शुरू कर रहे हैं कि जो स्कूल कहता है कि ये सबसे घटिया है, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये नकारा है, उस नकार ऐसा हमारे नजर में नकारा नहीं है। हमारे नजर में तू अशरफुल मखलूकात का हिस्सा है। तो हम उनका ग्रुप बनाएंगे, खुद भी बैठेंगे, और जेई प्री नहीं, जेई एडवांस का जो सबसे एडवांस क्वेश्चन होगा उसको हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन कह क्या रहा है और ये क्वेश्चन का सोर्स क्या है, क्वेश्चन का नेचर क्या है, क्वेश्चन इसने नेचर में कहां से उठा के ये इसने क्वेश्चन बनाया। ठीक है, और इस तरीके की प्रैक्टिस अगर हम रेगुलर करते चले जाएंगे ना, तो देयर इज समथिंग नो एनी इम्पॉसिबल इन द लाइफ ऑफ ए स्टूडेंट। उनकी जो नजर होती है ना, जैसे बोलते हैं कि जथा सृष्टि तथा सृष्टि, जथा दृष्टि तथा सृष्टि, वो वाला हाल हो जाएगा। तो उनके लिए क्या इम्पॉसिबल क्या होता है? हाँ, ये बात जरूर है, ये नहीं करना है, हाँ ये करना है, तो ये करना, ये होगा, ये कौन रोक लेगा मुझे? कौन दुश्मन है जो रोक रहे हैं? यानी बच्चों के पोटेंशियल को बढ़ाना है, करना है, बच्चों के इमोशंस को, इमोशनल इंटेलिजेंस को इनहेंस करना है। एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आज देख रहा था, IIM अहमदाबाद की एक प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनका कुछ स्टडी कर रहा था मैं, तो उनका ये कहना है कि रोल ऑफ साइकोडायनेमिक्स, ये साइकोडायनेमिक्स, रोल ऑफ साइकोडायनेमिक्स इन एजुकेशन एंड लर्निंग, तो वो भी चीज हम अप्लाई करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ इतना सा है कि सब बच्चों में से पोटेंशियल उनकी खींच के, उनका जो रस, जो जैसे केतारी का रस निकालता है ना, उनका रस हम लोग को निकाल लें। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो काम करेंगे, सिंपल सा चीज है कि बच्चे जो बिलो एवरेज हैं उन्हें एबव एवरेज बनाने का पहला काम रहेगा सबसे पहला। और यही चीज ऐड करेगी इकोनॉमिक कैपिटल को, इकोनॉमिक कैपिटल डेवलपमेंट। हाँ, बहुत जरूरी, क्योंकि आज के डेट में अगर 100 बच्चे हैं तो 2-3 ही बच्चे कमा रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, लेकिन 2-3 ही बच्चे कमा रहे हैं। 97 बच्चे बेकार बैठे हुए हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि 2-3 बच्चे नहीं, 2-3 बच्चे भले ही थोड़ा बहुत कमाए, लेकिन 97 बच्चे एवरेज कमाएं, सब बच्चे कमाएं, और सबका एक अलग अपना एक ऑरा हो
ऐसा नहीं कि सब नौकरी पे डिपेंड, क्योंकि सरकारी नौकरियां अब खत्म होने वाली हैं। जी जी। जितनी भी सरकारी नौकरियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, तो सबको, जैसे इंडिया अब डिजिटल की तरफ बढ़ चुका है और इंडिया जो है एंटरप्रेन्योरशिप पे, स्टार्टअप पे काफी आगे आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज कि एक बच्ची ने क्वेश्चन किया था हमसे, कुरमा संस्कृति विद्यालय अभी जो प्रोग्राम हुआ था, कि सर एक तरफ आप बोल रहे हैं कि आप बच्चों को बहुत कुछ सिखाएंगे और नौकरी मिलेगा और अपना स्टार्टअप खुद का स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, चैट जीपीटी आ चुका है जो कि सब नौकरियों को खत्म कर रहा है, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आपके सवाल का दो पहलू। एक तो शुरू में जो कहा कि कमाना, तो कमाने की कोई लिमिटेशन नहीं, और कमाना कोई कंफाइंड डिग्री तक नहीं है कि अगर आप IITian हो गए या IIM से MBA किया या तो कमाने लगेगा। अभी उसका जीता जागता एग्जाम्पल है बॉम्बे IIT में 35% लोग नहीं बेरोजगार हैं। तो कमाई का तो डिग्री से कोई रिलेशन नहीं, ठीक है। कमाई का रिलेशन जो है साइकोलॉजी से है। अगर हमारी साइकोलॉजी में ये बात बैठ गई है कि ये चीज इम्पॉसिबल है ना, और वो इनर चैटरिंग चल रही है कि नहीं होगा, अंदर की जो आवाज है वो सबसे बड़ा दुश्मन है इंसान का, है ना, तब तो आप IIT भी चले जाइएगा तो भी ठीक ठाक लाइफ जीने में ही मुशक्कत हो जाएगी आप, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा कि साइकोडायनेमिक्स साइकोलॉजिकली इनहैंस कर देंगे बच्चों को, तो वो बगैर किसी की हेल्प के, बगैर किसी के सहारे, है ना, वो किसी और, मतलब समझिए कि वो तो आसमान का शाहीन हो जाएगा। जितना चाहे ऊपर अपने बल पे अल्लाह ने उसको ताकत दी जा सकता है, किसी की जरूरत नहीं। पहली बात। दूसरी बात है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, डेवलप हुआ है। चैट GPT 4 की बहुत डिस्कशन हो रही है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, बिलखुसूस लिंक्डइन वगैरह पे। तो लोग कह रहे हैं कि चैट GPT 4 जब इतना अवेयरनेस है, उसमें इतनी कॉन्शियसनेस है, तो चैट GPT 5 या चैट GPT 10 कैसा होगा? तो ठीक है, लेकिन चैट GPT के पीछे कौन है? इंसान है ना, इंसानी। हाँ, अभी चैट GPT 4 है, ठीक है, 10 आएगा, सोचिए 10 कैसा होगा। लेकिन 10 को डेवलप कौन करेगा? इंसान ही डेवलप करेगा। अभी एक मैं मैच देख रहा था जी, एक रोबोट खेल रहा था, एक रोनाल्डो सऊदी अरब में मैच हो रहा था। अच्छा। रोनाल्डो को बीट करके 1-0 से जीत गया रोनाल्डो, रोबोट को बीट कर दिया उसने। अच्छा। तो कितना भी हो जाएगा तो इंसान से तो ऊपर नहीं जा सकता, वो उसका सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। हाँ, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। आपको उसको डेवलप करना है। आप ये सोच के पढ़िए कि आपको AI को और मशीन लर्निंग को नेक्स्ट लेवल पे कहां तक ले जा सकते हैं। यहाँ पे चीजें आएंगी शाने भाई, क्रिएटिविटी। हाँ, क्रिएटिविटी उसी के अंदर हो सकती है जो आदमी आजाद हो, जो आदमी कैद में है डर की, वो कुछ नहीं कर सकता। और हाँ, अगर इस स्कूल सिस्टम से पढ़ना है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपने इरादा किया है, तो इस स्कूल सिस्टम का नतीजा सिर्फ डर है, सिर्फ आपकी पोटेंशियल को किल करना है, सिर्फ आपको, जैसा कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मैं दलाई लामा को सुन रहा था कि बैड थॉट्स ही आएंगे ऐसे एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करके, सिर्फ बैड थॉट, गुड थॉट्स तो आ नहीं सकते हैं। और बच्चों की साइकोलॉजिकल डायमेंशन पे और उनकी कॉन्शियसनेस को इनहेंस करने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। सारे बच्चे, सारे स्कूल जो है सिर्फ बच्चे भर रहे हैं अपने स्कूल में। उनको एक कंटेनर दे दिया गया है कि बिल्डिंग, स्कूल भी और पेरेंट्स का भी मानना है जहाँ ज्यादा बच्चे वहाँ अच्छी। हाँ, यही सोच है। अब हमें अपना काम करना है, सोच तो कारवां तो बनता चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि किस तरीके से, जो मैंने बिल्कुल एक नए कॉन्सेप्ट का जिक्र किया, इससे पहले मैंने नहीं किया था, वो है साइकोडायनेमिक्स। तो साइकोडायनेमिक्स पे काम करेंगे और इससे बहुत ज्यादा इंशाल्लाह रास्ता खुलेगा। और साइलेंस का क्या रोल है, वर्बल साइलेंस का क्या रोल है, और विजुअल साइलेंस का क्या रोल है। आंखें अलग अलग चीज को ना देखें, एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करें। और वर्बल साइलेंस मतलब कि अपने आप में आप बिल्कुल चुप रहिए, और जब अपने आप में इंसान चुप रहता है तो उसकी पोटेंशियल 1000 गुना बढ़ जाती है। उसको 10 गुना कहना बहुत छोटी बात होगी। तो हम लोग का इंशाल्लाह बहुत बड़ा
प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा कैंपेन है। और सिर्फ हवाई बात नहीं है, प्रैक्टिकली हम लोग 4 साल से कर भी रहे हैं, किया भी है। अब जो भी चीज है वो बिल्कुल कारण के साथ है, रीजन के साथ है। और मकसद यही है कि उनकी वी अंडरस्टैंड देयर पेन। जो हमने डंकी देखी थी पटना में, उसमें कहा था उसने, वो लड़की ने, कि दे डू नॉट अंडरस्टैंड आवर पेन। वो सिर्फ इंग्लिश सिखाने के नाम पे पैसा ठगते हैं और चले जाते हैं। तो बहुत बड़ी बात कही उसने। तो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द पेन ऑफ किड्स, पेन ऑफ इनोसेंट स्टूडेंट्स, और उनकी लाइफ में बहुत बड़ी इंशाल्लाह ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश करेंगे। और मेहनत तो जारी है, हर लम्हे जहन उसी तरफ सोचता है कि किस तरीके से उनकी जिंदगी आसान कर दे। यही चीजें। अभी तो बायजूस डूब चुका है जी, 0 to 0 बन चुका है जी ऑलमोस्ट। जब वो कुछ नहीं था, हाँ, तो उसकी लाइफ लगभग सुकून वो टीचर वाली थी, ट्यूशन की टीचर वाली। बायजूस जब रविंद्रम जब कुछ नहीं थे जी, तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ सुकून में ही होगी जी। अब जब वो कुछ हो गए, बहुत बड़ी, मतलब आपके पास आज पैसा नहीं है तो ज्यादा टेंशन भी नहीं है, बहुत कल हो के 100 करोड़ आ जाओ फिर डूब जाए, उसको मैनेज करना मसला है। अगर डूबा भी नहीं, मैनेज करना कैसे मैनेज कीजिएगा, कैसे वेल्थ मैनेजमेंट भी तो बात है ना भाई। कि घर में मान लीजिए अभी 4-5 लोग हैं, तो हम लोग सुकून से बैठे हुए हैं। अब इस घर में मान लीजिए 50 लोग और आ जाएं, तो आप ऐसे सुकून से बैठ के बात कर पाइएगा उनसे? मैनेजमेंट तो बहुत जरूरी है ना। बिल्कुल। तो हमने तो देखा बायजूस रविंद्रम को, अब उसकी जो सुकून है काफी छीन चुकी होगी, रातों की नींद उड़ चुकी होगी, क्योंकि कोई बंदा 100 करोड़ कमा ले और फिर सब खत्म हो जाए। नहीं है, अभी मेरे पास नहीं है तो हमें उतना प्रॉब्लम नहीं है, जब हो करके खत्म हो जाएगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, है ना। लगेगा कि सब कुछ छीन चुका है हमारे से। लेकिन हम लोग देखेंगे कि अभी फिर से एक ऐसी कंपनी है, यूनिकॉर्न कंपनी, PW। हाँ, PW। उसके बारे में क्या ख्यालात हैं आपके? नहीं, आप यूनिकॉर्न, अब देखिए एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ही हो गया है यूनिकॉर्न। हर अगला बंदा यूनिकॉर्न। अब ये चीज है ना कि मान लीजिए कि मेरे पास आज के डेट में मेरी जो इनकम है वो 10,000 रुपए महीना है। अब मैं सोचूंगा कि मुझे iPhone 15 Pro Max लेना है, तो उस चीज को चेस कर रहा हूं मैं। जैसे एक रैबिट चीज चेस करता है ना गाजर को, उसको मैं चेस कर रहा हूं। अब उस चीज तक पहुंचने के लिए मैं किसी को भी चीट करूंगा, कुछ भी गलत कदम उठाने को तैयार हो जाऊंगा, मतलब किसी भी हद तक, गिरी हुई हद तक जा सकता हूं। और बीच में कितने इंसान को मैं चीट करूंगा, चोरी करूंगा, क्या करूंगा, नहीं करूंगा, कुछ भी कर सकता हूं। ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप में भी यही हाल है। एंटरप्रेन्योरशिप में भी यही हाल है कि यूनिकॉर्न सबको $1 बिलियन वैल्यूएशन होना है। अरे आप अपने प्रोडक्ट पे फोकस कीजिए, आप अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को डेली बेसिस पे इनहेंस कीजिए, बढ़ाइए। अगर आपके प्रोडक्ट में, और आपके जो मैंने पहले कहा था, इफ योर प्रोडक्ट आर हाईली वैल्यूएबल, तो लोग तो फिर लाइन लगा के खरीदेंगे ना। यूनिकॉर्न तो बगैर किसी पूंजीपति से पैसा लिए हुए आपकी कंपनी यूनिकॉर्न बन जाएगी। और जो आपने कहा था कि आजादी छिन गई, बिल्कुल सही है। अब आप हर किसी से 10-10 करोड़, 25-25 करोड़, किसी से 50 करोड़ लेते चले जाओगे, क्योंकि आपके जहन में है कि 10,000 करोड़ तक पहुंचना है, तो आप तो कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे ना, कि मुझे बस पेपर में आना है कि 1 साल के अंदर 10,000 करोड़। यूनिकॉर्न का ही मतलब हुआ ना 1 बिलियन, मतलब 8.5 से 9, राउंड अबाउट 10,000 करोड़ मान लीजिए। तो फिर तो आप एक्सप्लॉइट करेंगे ना। अब PW है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ, बिल्कुल एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वो लोग। सॉरी टू से, लोग तो अपनी गलतियां मानेंगे नहीं। और टेस्टिमोनियल्स हमेशा किसी भी कंपनी का होता है, वो एडटेक कंपनी हो या कोई दूसरी कंपनी हो, टेस्टिमोनियल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव ही होते हैं। कोई डॉक्टर ये थोड़ी बताएगा कि मेरा ये पेशेंट आया तो सही नहीं हो पाया, या फिर उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई, और ज्यादा मैंने दवा दिया तो सीरियस हो गया, ऐसा थोड़ी लिख के टांगेगा। वो तो पॉजिटिव टेस्टिमोनियल्स डालेगा ना।
लेकिन पीडब्ल्यू वाले चंद बच्चों को जमा कर लेते हैं और बोलते हैं इनका रैंक ये। ठीक है, जितने आपके बच्चे आए हैं 10, 20, 50, उनको खड़ा कीजिए टोटल बच्चे के आगे, तो कितना बनेगा? 1% भी नहीं बनेगा, है ना। और बच्चों को झूठ बोलना अलग से सिखाया जाता है कि आपने तैयारी कहीं से नहीं की है तो मेरा नाम ले लीजिए। अगर आपने तैयारी किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से की है, जामिया हमदर्द वगैरह से, तो फिर भी आप खड़े हो जाइए कैमरे के आगे, ठीक है ना। तो बहुत अफसोस की बात है। और पीडब्ल्यू के पास एक समझिए कि बहुत बड़ा बच्चों का वेल्थ है। वो चाहे, उसके पास समझिए कि फ्यूचर है इंडिया का। अगर वो चाहे अपने रिसोर्सेस का, अपने प्रोडक्ट का, जो उसके बच्चे हैं 10% को भी ट्रांसफॉर्म कर देना, तो शक्ल इस कंट्री की कुछ और होगी 10 साल के बाद। बिल्कुल। लेकिन वही है कि एक्सप्लॉइट कर रहे हैं सब बच्चों को मिलकर के। तो दिस इज वेरी सैड पार्ट ऑफ द एंटायर एंटरप्रेन्योरियल, और यू कैन से व्हाटसोएवर स्टोरी। वो बिजनेस अलग चीज है, एजुकेशन अलग चीज है। ठीक है, पैसा कमाइए पर एक्सप्लॉइट मत कीजिए। खुल के कह दीजिए कि ये भाई ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। आपको मैं पूरे कोर्स का मैं आपसे पैसा नहीं लूंगा, मैं आपसे टेस्ट लूंगा, ठीक है। टेस्ट लेने के बाद मैं आपको देखूंगा कि आप आईआईटी के किस लेवल तक, अंदाजा तो हो ही जाता है कहां तक आप जा सकते हो, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम आपके साथ चलेंगे, है ना। और अगर आप पूरे प्रोसेस में आप मुझे नजर आ रहा है कि आप आईआईटी नहीं जा सकते हो, या आईआईटी जाने में टाइम लगेगा या मेहनत लगेगी, है ना, तो मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। आप मेरी इंस्टीट्यूट में इनरोल मत होइए। अगर होना भी है तो 3 साल के प्रोग्राम में होइए, 1 साल के प्रोग्राम में आप आईआईटी नहीं कर पाओ, ठीक है। तो अगर सच बोल देंगे ना, तो फिर तो इंसान मौन में चला जाता है। और जब मौन में जाता है ना, तो जो अल्टीमेट ट्रूथ है, जो ब्रह्म सत्य है, वो इंसान के साथ जुड़ जाता है। उसकी समझिए कि हाथ पकड़ लेता है वो, उसकी रहमत की बारिश में इंसान भीगने लगता है, तो वो कामयाबी मिलने लगती है। दुनियावी कामयाबी भी मिलती है और उखरवी भी मिलती है। लेकिन हम लोगों ने तो झूठ और बुराई, आप मेरे सामने बैठे हुए, मैं आपसे मीठी मीठी बात कर रहा हूँ, आप जरा मेरी नजरों से ओझल हो जाइए, मतलब इस दीवार के उस पार मैं आपकी बुराई करना शुरू कर दूंगा। झूठ तो मैंने झूठ को तो माबूद बनाया हुआ, माज़अल्लाह, अल्लाह हमको माफ करे जुमले के लिए। माबूद तो कोई नहीं सिवाय अल्लाह के, मैंने उसको तो माबूद बनाया हुआ कि उस अगर झूठ बोलेंगे तभी घर में रोटी आएगी, तभी पैसा आएगा, तभी कामयाबी मिलेगी, है ना। अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो फिर तो नुकसान हो जाएगा, बिजनेस में नुकसान होगा, अलग अलग चीज में नुकसान होगा, है ना। लेकिन अफसोस है कि एजुकेशन ने सब कुछ सिखा दिया, इंसान को चांद पर जाना सिखा दिया, कुछ दिन में मंगल ग्रह पर भी चले ही जाएंगे। लेकिन सच की हकीकत क्या है, ये किसी ने नहीं सिखाया। अगर ये सिखाया होता ना, और डेवलपमेंट कम भी होती, तो बड़ा सुकून होता जिंदगी में, बड़ा मौन होता जिंदगी में। मौन भी 2 तरीके का है, एक वर्बल मौन है, जो मैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वर्बल साइलेंस, और विजुअल साइलेंस। एक है इनर कॉन्शियस साइलेंस, या फिर आप कह सकते हैं उसको इनर डिवाइन साइलेंस। ये थोड़ा सा ये हाई लेवल की बात है, लेकिन ये एडवांस चीज है। पर इस पे आसानी से आदमी है तो एडवांस, लेकिन आसानी से हम पहुंच सकते हैं अगर हमने वर्बल साइलेंस और विजिबल साइलेंस को ऑब्जर्व किया, अगर प्रैक्टिस किया तो बहुत आसान है जिंदगी। लेकिन अब झूठ बोल के, रीबत करके हम उसको कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, और फिर हमारा जहन और जहन की क्रिएटिविटी इतनी सिकुड़ सी जाती है ना, जैसे कि एक फल लगा हुआ है किसी पेड़ पे, और वो फल समझिए कि किसी वजह से सिकुड़ गया, उसका रस खत्म हो गया, उसकी खुशबू खत्म हो गई। तो झूठ बोलने से और बुराई करने से, गीबत करने से, तो इंसान की क्रिएटिविटी हर एंगल से, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, उसका इमोशनल इंटेलिजेंस, उसका वो इंटेलिजेंस जो जिससे इंसान पैसा कमाता है, फाइनेंशियल क्रिएटिविटी, सब कुछ खत्म हो जाता है, इंसान का लूट जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है झूठ और गीबत। क्योंकि गीबत के बारे में तो, झूठ के बारे में तो वाज़ेह है कि झूठा
इंसान पर अल्लाह की लानत है और वो जहन्नमी है। और गीबत के बारे में बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वर्ड्स आए हैं रब की तरफ से कि जो गीबत करता है वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। तो मरे हुए भाई का मतलब कि जिंदा नहीं है, मरी हुई लाश है। और मरी हुई लाश से सोचिए कोई इंसान उसका कच्चा गोश्त खाए या उसका गोश्त खाए, तो मरी हुई लाश को इंसान देखना नहीं चाहता है ना। लेकिन मरी हुई लाश का गोश्त काट के खाए तो उसके दिल दिमाग पर खाने का असर होता है ना भाई। मैं आपको कहीं जाके अच्छी चीज खिला दूं तो आप बोलेंगे अकरम भाई चीज अच्छी थी, कोई खराब चीज खिला दूं तो फिर आप बोलेंगे ना अकरम भाई आपने हमें क्या खिला दिया, मेरा पेट खराब हो गया, है ना। तो पेट खराब होता है तो जहन भी परेशान होता है कि भाई डिहाइड्रेशन ना हो जाए या कोई और मर्ज ना पकड़ ले या फूड पॉइजनिंग ना हो जाए। तो जो इंसान अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाएगा उसकी जहनी सलाहियत कैसी होगी, उसकी फिजिकल सलाहियत कैसी होगी, वो सोचता कैसा होगा, उसकी लाइफ स्टाइल कैसी होगी, उसकी पर्सनल लाइफ कितनी घटिया होगी, वो कितना अगली होगा अंदर से। तो लाइफ बहुत आसान है शाने भाई, अल्लाह ने बहुत आसान कर दिया है जिंदगी को, लेकिन हम लोगों ने उसको झूठ बोल के और गीबत और बुराई करके टफ बनाया। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ, ये मैंने कहीं से पढ़ा नहीं है। पर्सनली मैंने झूठ बोलना बंद किया फ्रॉम नवंबर, और गीबत पे मैंने बहुत कंट्रोल किया। और अब माशाल्लाह ऐसा है कि अल्लाह के करम से सब कुछ आसान लगता है। अब ये लगता है कि मेरी चॉइस है कि मैं क्या करूं, मैं बिजनेस करूं, मैं टीचिंग में जाऊं, मैं किसी कंपनी को हेल्प करूं बिल्ड करने में, है ना। लेकिन कोई चीज मायूसी खत्म हो गई मेरी जिंदगी से। मैं समझिए कि डिप्रेशन का पेशेंट रहा हूं। मेरा समझिए 10 साल डिप्रेशन में था, मैं एंजाइटी में था। तो जो एंटी एंजाइटी ड्रग्स है या एंटी साइकोटिक ड्रग्स जो मैंने ली इतनी स्ट्रॉन्ग, उससे उतना फायदा नहीं हुआ 10 सालों में जितना मुझे फायदा हो गया झूठ और गीबत से बचने में। तो निचोड़ भी ज्ञान का या एजुकेशन का यही है कि हम लोग झूठ और गीबत से बच जाएं, सारी जिंदगी आसान हो जाएगी, रास्ता आसान हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन आसान हो जाएगी, पढ़ाई आसान हो जाएगी, सब खुशी एक अंदर नामालूम सी खुशी आ जाएगी। एक कॉजलेस हैप्पीनेस उसको कहा जाता है, कॉजलेस हैप्पीनेस आ जाएगी। चलिए वेरी गुड। और जितने भी दर्शक अभी सुन रहे थे, इसी तरह से हम लोग मिलते रहेंगे रोज नए नए टॉपिक के साथ। और आपका कोई भी प्रश्न रहे, क्वेश्चन रहे, वेलकम, तो आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, मैसेंजर में भी पूछ सकते हैं, ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, चाहे डायरेक्ट गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, कहीं पे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू शेयर।